नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। 24 तारीख की जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है उसका पेपर शाम को हल करवाना था, बट आज थोड़ा सा बाहर चला गया था और इसलिए नहीं करवा पाए। और फिर एक ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों की डिस्कशन क्लास लेनी थी तो नहीं करवा पाए। विकास के नियम के रूप में ये सुबह वाला पेपर है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है समझना है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान होती है। विकास की अवस्था समान नहीं होगी। श्रेष्ठ अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये गलत है, समान नहीं होता है। अगला प्रश्न, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सबको पता है, लॉरेंस कोहलरबर्ग। चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हेविंगहर्स्ट ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं। नैतिक विकास की हेविंगहर्स्ट ने क्या बताई? अवस्थाएं। लेकिन सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया था? लॉरेंस कोहलरबर्ग। तो सोचने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर पे, व्यवसाय चेन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। व्यवसाय चेन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझा, यहां ये प्रश्न पूछ रहा है व्यवसाय चेन। व्यवसाय चेन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझा जा सकता है, और ये सबको पता है व्यवसाय चेन में व्यक्तिगत भिन्नता। याद रखना। सर कैमरा सही करो, कैमरा गलत हो रहा है क्या? गुरुजी को प्रणाम। कैमरा तो सही होगा, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गलत दिख रहा है क्या आप किसी को? एक सेकंड, कैमरा, एक मिनट, कैमरा तो सही होगा ना? करना एक बार, देखना एक बार, रुको, इसको तो सही, उसमें ओबीएस में सही दिख रहा है, सही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, वो कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो, ठीक है। सही दिख रहा ना अभी? रॉन्ग, सही है सर, सही है सर। ये आंसर की सही है क्या? कौन से आंसर की सही है? वो जो वायरल हो रही है वो तो सही नहीं है। उसके तो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, 2-4% जो मेज बड़े पर्सन थे उनके आंसर गलत हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये व्यवसाय चेन में व्यक्तिगत भिन्नता, ये अपने कॉमन सेंस की बात है, याद रखना। अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब ये हो रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि बड़ी साइज कर रखी है मैंने, इसलिए। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्यवसाय चेन, ये सबको पता है। अभिक्षमता की शैक्षिक उपयोगिता अपनी किताब में भी लिख रखी है, जिस किताब से भी आपने पढ़ाई की है। अभियोग्यता का शैक्षिक महत्व है, और शैक्षिक महत्व मैंने बता रखा है। व्यवसाय चयन में, भविष्यवाणी करने में, निर्देशन परामर्श में अभिक्षमता का प्रयोग किया जाता है। तो बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप क्या करके हैं मुझे नहीं पता, समझने वाला प्रश्न था। वातावरण की भूमिका, इन्वायरमेंट की भूमिका। टेम्परामेंटल, अब देखो इससे प्रश्न का अनुवाद लग जाएगा। टेम्परामेंटल का जो व्यक्तिगत भिन्नता होगा, टेम्परामेंटल होता है जन्मजात के संदर्भ में। स्वभावगत जो होता है ना वो हमेशा जन्मजात में वातावरण नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, प्राइमरी रिएक्शन पैटर्न्स। प्राइमरी रिएक्शन पैटर्न्स वो होते हैं मोरो बेबिन्स की जो सहज प्रवृत्तियां हैं, तो उस संदर्भ में ये भी नहीं होगा। आदत निर्माण, व्यक्तित्व, प्रकृति, ये 2 ऑप्शन को लेकर अपने माइंड में आएगा कि सर ये हो सकते हैं। वातावरण, आदत हमेशा क्या होती है? अर्जित होती है। आदत क्या होती है? अर्जित। ठीक है, और आदतों का निर्माण हमेशा किसके द्वारा होता है? इन्वायरमेंट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इन्वायरमेंट के द्वारा। इसलिए क्योंकि व्यक्तित्व, वंशानुक्रम और वातावरण, व्यक्तित्व की प्रकृति क्या होती है? वंशानुक्रम गुणा वातावरण, दोनों की प्रकृति का परिणाम होता है, इसलिए व्यक्तित्व भी नहीं हो सकता। इसलिए आंसर यहां पे क्या होगा? डी। बस ये प्रश्न आप ढूंढना, ये प्रश्न ढूंढना आपको अपनी किताब में मिलेगा, बाकी शायद ये आपको मिले, याद रखना। नैदानिक परीक्षण, नैदानिक निदान, ये एमएमपीआई है, और इसमें मैंने पूरा लिख रखा है 10 रोगों का निदान करने के लिए। ठीक है ना, 3 वेदता मापनी है, 10 निदानात्मक मापनी है, ये एमएमपीआई में पूरा वर्णन कर रखा है। तो एमएमपीआई आंसर होगा इसका। ये नहीं मिलेगा आपको जो आप लिख रहे हो ना किताबों के नाम, इस किताब में पूरे आए, उस किताब में पूरे आए। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? रॉबर्ट स्टिक ने 2 फैक्टर थ्योरी, ट्राई आर्चिक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी और हिरेचिकल थ्योरी। ठीक है, तो द्विकारक सिद्धांत तो स्पेयरमैन ने दिया था। त्रिआयामी
बहुकारक पदानुक्रमिक। अब देखो यहां पे प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग इसको बोनस घोषित किया जा सकता है, क्योंकि आप लगाओगे ऐसा इस बार पेपर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हिंदी इंग्लिश में से इंग्लिश को प्रमाणिक माना जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ये पहले भी ऐसे प्रश्न आए हैं, उनमें बोनस घोषित किया है। फिर ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो ट्राइआर्किक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो उत्तर क्या हो गया इसका, ये हो गया सी ऑप्शन, एकदम सही है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। और हिंदी में त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। तो चाप ये होता तो सही हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न को लेकर विवाद कर सकते हैं बच्चे हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग आंसर सी होगा। और ये करवाया हुआ है आर्मी अल्फा, जलोटा, भाटिया ड्राई मैन परीक्षण। तो भाटिया बेटी परीक्षण निष्पत्ति परीक्षण है, 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होती में कभी भी आत्मविश्वास अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उपलब्धि विप्रेरक अच्छा नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित करता है, इसको बोलते हैं शील गुणों का अंतर संबंध। तो ये तीनों इसकी विशेषता होती हैं, बट लर्निंग समानता कभी नहीं होती। टॉपर्स कर रहे हैं अपने, एक गणित के टीचर है नकुल पारिक, अपनी अवनी पब्लिकेशन से उनकी किताब आती है, टॉपर हर एग्जाम में। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज व्याख्याता में पूरा रास्ता में टॉप किया है। इतनी मोटी किताब है मैथमेटिक्स की। मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आए, बोले गुरुजी इतनी मोटी मोटी किताब लिखा करेंगे। जो मोटा लिखेगा ना वो आज पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे आया है। अपने अवनी एजुकेशन ऐप पे कोर्स भी है उनका, और अवनी एजुकेशन ऐप पे मैथ की किताब लिखी है गजब की, पूरे राजस्थान में टॉप किया है उस बंदे ने। चौपनिया पढ़ता ना तो आज यहां वो भी कोई मतलब रीट पात्रता का परीक्षा दे रहा होता। जिंदगी में बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर पाओगे, छोटा सोचोगे छोटा। मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो मेरे स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी भी मेरे से पढ़ी है, और आज वो ग्रेड 2 में टॉपर, ग्रेड 1 में टॉपर, कॉलेज लेक्चर में टॉपर, पॉलिटेक्निक कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर है, पूरा रास्ता में फर्स्ट रैंक। जिंदगी में बड़ा सोचो, छोटी सोच मत रखो, छोटी चीजों पर ध्यान मत दो। लेकिन थारा फर्क कौन पड़ा चीजा थाना भी अच्छी मजो आवा लागू, ठीक है गुजर टाइम पास करना है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। आप प्रतिभाशाली बालक अपन जब भी पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, कई बार चर्चा की हुई है, पाठ्यक्रम की समृद्धि, इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, संवर्धन कार्यक्रम। मैंने कितनी बार डाला कि संवर्धन कार्यक्रम सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यापक प्रोजेक्ट, खोज संबंधी कार्य देंगे इनको। श्रेणी उन्नति, यह भी कई बार बताया हुआ है, ठीक है। त्वरण कार्यक्रम जिसको बोल सकते हैं, ग्रेड एसिलेशन, ठीक है। तो इनको 11वीं 12वीं एक साथ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एक साथ। उपचारात्मक अध्ययन विशेष कक्षाएं। अब यहां के कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। 2018 2021 रीट का पेपर हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि उपचारात्मक, और अपनी किताब में भी लिखा हुआ है मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग करेंगे। तो उपचारात्मक अध्ययन होता है मंद बुद्धि और पिछड़े। क्या होता है, मंद बुद्धि और पिछड़े, मतलब मंद बुद्धि और पिछड़े के लिए हो गया, इसका मतलब प्रतिभाशाली के लिए तो हो ही नहीं सकता। एग्जाम में भी आया हुआ है, किताब में भी मैंने डाल रखा है, उपचारात्मक कार्यक्रम स्पेशली पिछड़े बालकों के लिए होता है, मंद बुद्धि बालक के लिए होता है। विशेष कक्षाएं, प्रतिभाशाली बालक की अपनी शिक्षा देख लेना समग्र मनोविज्ञान में, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष कक्षाएं, विशेष विद्यालय, इनका जिक्र कर रखा है, मतलब विशेष क्लासें इनके लिए होंगी। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। उपचारात्मक कार्यक्रम मंद बुद्धि बच्चे के लिए होता है। क्या होता है, मंद बुद्धि बच्चे के लिए। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, अभी कंफर्मेशन नहीं है भाई, हो भी सकता है, 10% चांसेस है। बाकी मैंने कहा एसएसटी वाले बच्चे, 23 तारीख वाले बच्चों को नुकसान थोड़ा हुआ है, लेकिन 24 तारीख का शाम वाला पेपर में साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी आई है। तो देखो बाकी 23 को मॉर्निंग और लेवल फर्स्ट की साइकोलॉजी आसान आई है। कौन सी विकृति अधिगम क्षमता का एक प्रकार, लर्निंग डिसेबिलिटी, विच डिसऑर्डर इज ए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन सा है। अब इस प्रश्न को लेकर कई बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर हमने तो ये भी पढ़ा है, डिसलेक्सिया भी पढ़ा है और एडीएचडी भी पढ़ा है। देखो नॉर्मली आप समझोगे इस चीज को, तो मूल लर्निंग डिसेबिलिटी में 5-6 ही आती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेसिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, यही होते हैं स्पेशली, ठीक है। एडीएचडी विकासात्मक विकार है, लेकिन ये लर्निंग डिसेबिलिटी में मान लिया जाता है, लेकिन स्पेशली ये विकासात्मक विकार है। किसमें है, विकासात्मक। तो यदि ये ऑप्शन में आते हैं डिसलेक्सिया, ये तो हमेशा प्रायोरिटी इसी को देनी है। एडीएचडी विकासात्मक विकार है, इसलिए आंसर होगा सी, डिसलेक्सिया। बाकी तो बोर्ड जाना क्या माना है, कहते हो गुरुजी कंफ्यूजन होते भी, मैं भी कंफ्यूजन तो बोर्ड पर डिपेंड करना, मेरे कंफ्यूजन से क्या डिपेंड हुआ है। कुसमायोजन का कौन सा कारण, मतलब आलोचनाएं और नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है लोगों में, बोलने की तमीज नहीं होती हम लोगों को, ठीक है ना, कोई तमीज नहीं है। स्टूडेंट्स को तो मैंने देखा है, इतना लेवल इतना डाउन है इनका, आपस में कुछ भी किसी भी टीचर्स के बारे में बोल देना, ये बहुत। और जो बच्चा अपने अच्छी चीजें लिख नहीं सकता ना, वो अपनी जिंदगी में कभी अच्छा बन नहीं सकता। हमेशा याद रखना इस चीज को, जिंदगी में जैसा सम्मान दोगे ना वैसा लौट के आएगा।
और किसी के बारे में गलत लिखता है ना, वो गिरा हुआ है और वो जिंदगी में गिरता ही जाएगा। ये जितने ग्रुप्स फेसबुक के बने होते हैं ना, ये सब गिरे हुए होते हैं इनमें लगभग। इनका उद्देश्य होता है नेगेटिविटी नेगेटिविटी, और जिंदगी में नेगेटिविटी को आकर्षित करता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं इनसे दूर रहा करो। कौन सा समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने संबंधित है? समायोजन का कौन सा तत्व, ये पहले ही प्रश्न आया है। स्ट्रेस में निर्णय हो ही नहीं सकता, चिंता में हो ही नहीं सकता, कुंठा में हो ही नहीं सकता, कॉन्फ्लिक्ट में होता है। द्वंद्व है, दो विरोधी विचार कि आगे कुआ पीछे खाई, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आवाज नहीं आ रही? गूंज रही है क्या? थोड़ा सा कम कर देते, ज्यादा गूंज रही थी क्या? हाँ तो वो ज्यादा होने से हो गया होगा। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता सही नहीं है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? अब देखो गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया था, याद रखना, कमेंट्स दिखाना। आवाज सही आ रही है ना? ओके बढ़िया है। ये 24 तारीख को मॉर्निंग वाला पेपर है, अभी शाम वाला करवाऊंगा। गिलफोर्ड, मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लासेस की हर बच्चे को पता है धीर सर ने क्या बोला है क्लास में। मैंने कहा था कि गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालक की विशेषता 4 होती है, और मैंने कहा था ये टीजीटी में सबसे अधिक बार, ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को सबको पता है कि सर ने क्लास में बात बोली थी कि गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालक अलग से लिखाई हुई है, और किताब में मैंने गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग अलग से दे रखी है। नॉर्मली किताबों में जिक्र नहीं मिलेगा गिलफोर्ड के अनुसार क्रिएटिव बच्चों की विशेषता, लेकिन मैंने अलग से जिक्र कर रखा है। फिर भी तुम लोग कहते हो क्या नहीं, ये चीजें होती हैं डिफरेंट। चिंतन में समानुभूति, चिंतन में लचीलापन, लचीलापन, समस्या के बहुविध उत्तर, हटकर सोचना, चिंतन में मौलिकता, ठीक है, धारा प्रवाहिता होती है, संवेदनशीलता होती है, पुनः परिभाषित करने की योग्यता होती है। ये योग्यताएं बताई थी इन्होंने, लेकिन समानुभूति का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। समानुभूति का कहीं भी जिक्र नहीं किया, तो ए ऑप्शन गलत है। अपनी किताब में डाल रखा है, देख लेना, कोई प्रूफ चाहिए तो। ट्राइसोमी 21 किसको व्यक्त करता है? बोले सर आपकी किताब में है कि नहीं है? 100% अपनी किताब में है ट्राइसोमी 21, और अलग से अंडरलाइन किया हुआ है ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। एक फ्रेम कौन सा सत्य नहीं है? उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए कौन सत्य नहीं है? अचीवमेंट टेस्ट में विश्वसनीयता रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी वैधता होनी चाहिए, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण का परिणाम होता है, मूल्यांकन इसकी एक विशेषता में नहीं आता है कि मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या, ये सब विशेषताएं हैं, तो बी हो गया, गलत है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब दिया गया, कब प्रस्तावित किया गया? यह प्रश्न ग्रेड सेकंड में 2011-12 में भी पूछा गया था। आरपीएससी द्वारा 2011-12 में सेकंड में सेम प्रश्न आया था, सेम लैंग्वेज आई थी। आरपीएससी ने भी इसका उत्तर क्या माना है? 2005 माना था। और आपको एनसीएफ 2005 की एमएचआरडी की पूरी मंत्रालय पे जो पूरी पीडीएफ मिलेगी 180 पेज की, उस 180 पेज में लिखा हुआ है जुलाई अगस्त 2005 में इसको प्रस्तावित किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। बी होगा। किसने कहा 2004? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा 2004। उस एमएचआरडी मंत्रालय की साइट पे लिखा हुआ है जुलाई अगस्त 2005। 5 करना आपको, तो 4 वाले जाने। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं है? कॉमन सेंस का प्रश्न था। मान लीजिए कहते हैं गुरुजी सर हमने पढ़ा नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन नहीं होता है? बताओ, कॉमन सेंस की बात है। नैदानिक रचनात्मक होगा। अरे सीखने के रूप में आकलन क्या है? रचनात्मक ही है। सीखने के लिए आकलन क्या है? रचनात्मक है। उपचारात्मक, सीखने के लिए आकलन क्या है? उपचारात्मक भी है और नैदानिक भी है। तो नैदानिक भी हो गया, उपचारात्मक भी हो गया। अब प्रश्न आता है सर उपलब्धि और सतत। सतत सीखने के रूप में आकलन और सीखने के लिए आकलन निरंतर चलता है। देख लेना विशेषता में लिखा हुआ है, ये सीखने के प्रक्रिया, ये लगातार इसके रूप हैं, ये चलता रहता है आकलन, ठीक है। उपलब्धि जो होता है वो तो एक टाइप ही अलग चीज हो गई। उपलब्धि तो एक टाइप, आकलन का कोई प्रकार ही नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन जो हो जाता है उसके आधार पर अपन लास्ट में पता लगाते हैं। तो उपलब्धि आकलन का कोई टाइप नहीं होता है, याद रखना। तो ए ऑप्शन गलत है, ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न था। ए गलत हो गया, उपलब्धि नहीं होता, बाकी सब होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? अच्छा प्रश्न था, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। स्कीमा, एसिमिलेशन, व्यवस्थापन, एकोमोडेशन, और इसका देख लो अधिग्रहण तो होता ही नहीं है, अधिग्रहण तो अवस्था ही नहीं है। एक्वाइजेशन, अधिग्रहण होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बाकी तो देखने तुरंत समझ में आ रहे हैं। स्कीमा, एसिमिलेशन, व्यवस्थापन, एकोमोडेशन, अधिग्रहण नहीं होता है। बी ऑप्शन।
जींस का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्रों पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, समान गुणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कहलाता है। तो जो मैंने भी अपनी किताब में डाल रखा है, बाकी मुझे नहीं पता इसका फाइनल तो क्या माने, लेकिन जो मेरे ने पढ़ा है आज तक, ठीक है, क्योंकि ये साइंस बायोलॉजी आनुवांशिकी के संबंधित प्रश्न है, तो साइकोलॉजी वंशा विकास से जोड़ा है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इसका उत्तर होगा ऑटोसोम्स होगा। अपनी किताब में मैंने ऑटोसोम्स डाल रखा है, जो समान प्रकृति के जिन्स होते हैं वो एक स्थान पे रहते हैं, क्या रहते हैं, वो एक स्थान पे रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसम्स बोलते हैं। और एलील्स जो होते हैं वो असमान प्रकृति के होते हैं, वो क्या होते हैं, असमान प्रकृति के, क्या होते हैं, असमान प्रकृति के। तो मेरे अनुसार डी होगा इसका, समान प्रकृति पूछ रहा है, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं समान प्रकृति के अकॉर्डिंग ऑटोसम्स होगा। एलएल होता है क्या, कुछ बच्चे एलएल बता रहे हैं। सी हेलिक स्टेज होती है, इडिपस कॉम्प्लेक्स तो इसका पार्ट होता है लिंग प्रधान अवस्था का, याद रखना हेलिक स्टेज का। एनल स्टेज मुखावस्था, ठीक है, लेटेंसी अवस्था अव्यक्त अवस्था, तो यहां पे इडिपस कॉम्प्लेक्स ये लिंग प्रधान अवस्था का एक पार्ट होता है, याद रखना, ठीक है ना, ये हेलिक स्टेज का पार्ट है, इसका एक पार्ट है, याद रखना, ये अवस्था नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। ये हो गया कि साइकोलॉजी इसमें हार्ड है, जैसे शाम वाली पारी में 23 तारीख को पेपर साइकोलॉजी का हार्ड था, वैसे ये पेपर हार्ड है। ये पेपर हार्ड क्यों, इसका रीजन बता दूं मैं आपको। ये पेपर इसलिए हार्ड है क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न से पेपर आया ही नहीं है। 24 तारीख को जो शाम को प्रश्न पूछे गए हैं साइकोलॉजी के, वो मतलब एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। आनुवांशिकता के ऊपर 5 प्रश्न पूछ लिए, हेरिडिटी के ऊपर प्रश्न पूछ लिए, आरटी 2009 पे 3-4 प्रश्न पूछ लिए, अब एक प्रश्न आना था, आनुवांशिकता पे एक प्रश्न आना था। तो मतलब एग्जाम पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया एग्जामिनर ने, मतलब एक किताब उठाई और आनुवांशिकता पे प्रश्न बनाने शुरू कर दिए, तो आनुवांशिकता बना लिए। आरटी 2009 सामने आया तो आरटी 2009 पे प्रश्न बना लिए, मतलब कहीं भी एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। 24 तारीख का शाम का पेपर जो ब्लूप्रिंट था आरबीएससी बोर्ड का साइकोलॉजी का, उसको कदापि फॉलो नहीं करता है, ठीक है, कदापि फॉलो नहीं करता है। ओके, अवनी बुक ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का तो नया एडिशन आ गया है, वो ले सकते हैं आप। बाकी तो 24 पेपर में यदि 29 है तो गजब है, शिफ्ट फोर्थ में आपके, क्योंकि 24 का एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं करता। बाकी ज्यादा इतना हार्ड तो नहीं है, बट लैंग्वेज मतलब आर्ट्स के बच्चों के लिए हार्ड है, साइंस के बच्चों के लिए आसान है, क्योंकि आनुवांशिकता के प्रश्न, बायोलॉजी के प्रश्न आ गए। अब बायोलॉजी का प्रश्न साइंस वाला बच्चा तो कर देगा। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, कौन है, शारीरिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। तो वृहद बाह्य, मेसो सिस्टम, मध्य मंडल, कालक्रम, क्रोनो सिस्टम, ठीक है। तो बच्चा खुद किस में रहता है, व्यक्ति खुद किस में रहता है, वो माइक्रो में रहता है, याद रखना। मैं, मेरा परिवार, विद्यालय, दोस्त, ये सब जो होते हैं वो किस में होते हैं, माइक्रो, सूक्ष्म प्रणाली में, लघु मंडल में। कौन से मंडल में होते हैं, लघु मंडल में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न इजी हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है, तो यह प्रश्न भी बहुत आसान है, कोई भी बच्चा इसको कर देगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है जिसके बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख जो किया गया है वो धारा 18 में किया गया है, धारा 18 में किया गया है, चौथा अध्याय मतलब। और धारा 18 में किया गया है बिना मान्यता के स्कूल चलाना प्रतिबंधित रहेगा। क्या रहेगा, बिना मान्यता के स्कूल चलाना क्या रहेगा, प्रतिबंधित। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी मान्यता। ये धारा 18 का संबंध है इससे। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बताने की जरूरत नहीं है, आसान से कर दोगे, अधिगम हो जाएगा स्थायी परिवर्तन। यहां तक तो प्रश्न पांचों इजी हैं, 5 प्रश्न तो बहुत आसान है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अधिक का अर्थ है, यह भी बहुत आसान है, मतलब एक ही टॉपिक से 4-4 प्रश्न, पहले से लेकर 8वीं तक की शिक्षा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां से थोड़े से बायोलॉजी के प्रश्न शुरू हो गए। आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। अब ये बेचारा आर्ट्स का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में सिर्फ आपको इतना पढ़ना पड़ता है, आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका,
वंशानुक्रम, वातावरण, प्रकृति, पोषण, विवाद, उन दोनों के वंशानुक्रम के 7 नियम क्या है, वंशानुक्रम में जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, इनके ऊपर प्रश्न पूछ लेता है। अब ये एक बायोलॉजी का प्रश्न हो गया, साइकोलॉजी का रिलेटेड, मतलब एकदम से गलत तरीके से प्रश्न पूछा। नवीन शोध किस दिशा में? कोशिका विज्ञान, तो इसकी बहुत प्रारंभिक शुरुआत थी, इसलिए तो नहीं हो सकता। जीवमिति, बायोमेट्री हो सकता है, बट कोशिका विज्ञान हो गया, इसका मतलब उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नवीन सभी को पता है, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, ये आजकल हम जानते हैं कि सभी नई जो नस्लें पैदा की जा रही हैं वो सब इसी के तहत की जा रही हैं। तो इसमें नवीन पूछ रहा है, तो नवीन रियली में यही है, क्योंकि ये पुराना है सबसे, तो सी ऑप्शन होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी आप कह दोगे गुरुजी तो आपके अनुसार, बाकी क्या मानता है राम जाने, बाकी सी होना चाहिए, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। आरटी 2009 अधिनियम शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह, बोलो इतने इजी प्रश्न पूछा है, बहुत प्रश्न, कितनी बार पूछ लिया इस प्रश्न को, 45 घंटे। कुछ लेवल देते तो मजा आता। रखना, बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, नर्वस सिस्टम और सोमेटिक स्ट्रक्चर एंड दैहिक संरचना, तीनों क्या होते हैं, जैविक तत्व होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन गलत है। मतलब ये जरूरी नहीं आप पढ़ के गए हो, अनुमान लगा सकते हो, बस थोड़ा समझना होता है स्थितिजन्य संरचना क्या होती है, और साइकोलॉजी में रिलेटेड होती हैं। कौन सा आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? अब ये प्रश्न अच्छा है, ये भी उलझाएगा, इसमें भाषा चेंज की है। फॉलोइंग नॉट जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। आनुवांशिकता के 7 नियम होते हैं, बीजकोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, वंश सूत्रों का नियम जिसमें प्रभाविता और वियोग यानी सेग्रेशन का नियम बोलते हैं, और बायोमेट्री का नियम। ये 7 वंशानुक्रम के नियम होते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग रिग्रेशन, प्रतिगमन, प्रत्यागमन, ठीक है, प्रतिगमन रिग्रेशन तो होता है। रूपांतरण, वेरिएशन जो डार्विन ने दिया है, तो वेरिएशन भी विभिन्नता का नियम भी होता है। लाइक बिगेट्स लाइक, जैसा पैदा होता है, मतलब ये भाषा चेंज कर दी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं यही है कि समानता का नियम है। कौन सा नियम है ये? समानता का नियम है। मैं जहां तक, जैसा पैदा होता है, जैसा मतलब समानता व्यक्त करता है, ठीक है। और लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, प्रगति का नियम, ये मेरे सामने तो कभी आया नहीं है। आपने कभी पढ़ा हो, साइंस के बच्चे हैं यहाँ पे, उन्होंने आनुवांशिकता में पढ़ा हो तो वो जाने, बाकी मैंने लॉ ऑफ प्रोग्रेस का नियम कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैंने तो नहीं पढ़ा है भाई, आपने पढ़ा हो तो पता नहीं। ओमासिस में सीरीज कोड का गोला काला नहीं किया भाई, करवा दो इसको। तो ये मेरे अकॉर्डिंग लॉ ऑफ प्रोग्रेशन होगा, बाकी सब है, क्योंकि ये समानता को एक कर रहा है, ये वेरिएशन विभिन्नता को, और ये प्रत्यागमन, ये तीनों तो होते हैं। ये गलत हो जाएगा। फिर देखो, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? अब देखो, ये वैसे तो क्रियात्मक अनुसंधान पे प्रश्न आना था, बट ये किस पे आ गया? वैज्ञानिक अनुसंधान पे। मैं जहां तक मेरी सोच को अप्लाई कर पा रहा हूं, समस्या की अवधारणा चाहे वैज्ञानिक हो चाहे क्रियात्मक हो, दोनों में आएगी। आधार सामग्री, कलेक्टिव डाटा, ये वैज्ञानिक अनुसंधान में भी आएगा, क्रियात्मक में भी आएगा। संशोधन, शोध, निष्कर्ष निकालना, ये वैज्ञानिक में भी आता है, क्रियात्मक भी आता है। गतिशील दृष्टिकोण, डायनेमिक अप्रोच, ये हमेशा याद रखना क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। गतिशील होता है वो क्रियात्मक में होता है, लचीलापन। मैंने एक परीक्षण, अच्छा प्रश्न है ये, अपने मेगा टेस्ट में करवाया था। ये प्रश्न मेगा टेस्ट में 2 बार करवाया था मैंने, यदि किसी को याद हो तो। ये परीक्षण मेगा टेस्ट में 2 बार करवाया था मैंने, यदि किसी को याद हो तो याद रखना। परीक्षण का वह संदर्भ जो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण द्वारा पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांक संगति से, मतलब कोई भी परीक्षण ना आप 2 अवसर पर करिए और दोनों का मायने बाका प्राप्तांक लब्धांक समान आ रहे हैं, तो वो टेस्ट कौन सो कहलाओगे? वेदता तो उद्देश्य रिलेटेड होता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जांचकर्ता की मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़े, जिसका उत्तर 1 हो। और प्राप्तांकों की बारंबारता हमेशा आएगी ना, कि मैं 4 जगह थारो टेस्ट लियो, चारों बार नंबर सेम आ रहे हैं, तो बार रिलायबिलिटी हुआ है, विश्वसनीयता हुआ है। ये 2 बार मेगा टेस्ट में 3 बार मेगा टेस्ट में करवाया है, 3 बार मेगा टेस्ट में करवाया हुआ है, विश्वसनीयता। उसके बाद देखो, आरटी 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसके तहत आता है? 2009 के तहत आता है। किसके तहत आता है? 2009 के तहत आता है। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे, अप्लाइड प्रश्न है भाई, ये जिसने पेपर बनाया ना वही जानता है इसका, अपन एक अनुमान लगाएंगे बस, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो, गलत है, ये तो नेगेटिविटी आ गई। अधिक व्यवसायिक कौशल, जो भी ऐसे बच्चे होते हैं विशिष्ट बच्चे, इनके लिए अपन व्यवसायिक एजुकेशन की बात करते हैं। सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करे। प्रतिस्पर्धा हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? नेगेटिव वर्ड। लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए, प्रतिस्पर्धा नेगेटिव होता है, याद रखना। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसका आंसर होगा बी, व्यवसायिक, ताकि बच्चे अपना जीवन यापन कर सकें, रोजगार
कढ़ाई बुनाई आदि का इनको अपन प्रशिक्षण दें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण इन बच्चों के एजुकेशन में होता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। राजस्थान इतिहास के लिए बेस्ट बुक हुकमचंद जैन सबसे बेस्ट है, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब, समझ बनानी हो तो ठीक है ना। पर्सन क्योंकि उन्हीं किताब, एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करेगा सबसे पहले उन्हीं को उठाएगा, तो बाकी तो कोई भी किताब पढ़ लो। राजस्थान राज्य व्यवस्था के ऊपर अवनी पब्लिकेशन से प्रदीप कुमार बोर्ड होता है। सेम लैंग्वेज, आप कह दोगे सर प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा नहीं कर रहा। वंशानुक्रम के नियम के ऊपर ये सेम परिभाषा डार्विन की अपनी किताब में डाल रखी है मैंने, सेम स्टेटमेंट एज इट इज, मैंने स्टेटस भी लगाया था, सेम स्टेटमेंट है अपनी समग्र मनोविज्ञान में डाल रखा है डार्विन का। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की सतत श्रृंखला है। लाइफ में आपके सामने प्रतिस्पर्धी हैं, जो योग्य होगा वो जिएगा। कंपटीशन 15 लाख समथिंग बच्चों ने दिया, लेकिन फिर भी आप में से लगभग 3 से 4 लाख बच्चों की रीट पात्रता नहीं होगी, कम से कम 5 लाख भी हो सकते हैं। जो योग्य होगा वो जिएगा। चलो जिसकी रीट पात्रता नहीं हुई वो फिर से खड़ा होगा, वो चैलेंज के रूप में लेगा और कहेगा कि तुम लोगों ने रीट पात्रता कर ली, मैं कोई बात नहीं, रीट में फेल हो गया, मैं ग्रेड फर्स्ट बनूंगा, ग्रेड सेकंड बनूंगा, और वो जी जान लगा देगा और ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड बन जाएगा, मतलब वो योग्य था। कोई एक कंपटीशन, ये जीवन एक यात्रा है, याद रखना। इसमें कोई निर्धारित स्थान नहीं है, ठहराव नहीं है। कभी अपनी एक असफलता को जिंदगी का अंतिम स्थान मत मान लेना, चलते रहना, डायनेमिक बने रहना, जीत जाओगे, याद रखना। समझ में आ गई बात? तो रिट में सफल हो गए तो इसका मतलब नहीं कि ग्रेड फर्स्ट नहीं बन पाओगे, आईएएस बन सकते हो। और रिट में सफल हो गए तो इसका मतलब नहीं है ग्रेड थर्ड बन जाओगे। वहां आपको लगभग 15 लाख बच्चों से फिर कंपटीशन करना है, वहां बड़ा स्ट्रगल फिर से करना है। जिंदगी में कोई चीज किसी की गारंटी नहीं होती है, गारंटी इस बात की होती है कि सर मैं बनना और करना क्या चाहता हूं। इसलिए हमेशा जो योग्य होगा वो निकलेगा। तो तनाव मत लेना जो हार गए वो, और जो जीत गए वो अहम मत पाल लेना। ये लड़ाई है, लंबी चलेगी। जो योग्य होगा उत्तर जीविता रखेगा, याद रखना। ठीक है, देखना उत्तर क्या है इसमें, डार्विन। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सा विकास का प्रमुख नहीं है? कौन सा प्रमुख नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, चक्रीय चरण, साइक्लिक स्टेज। अरे कौन सी किताब में आएंगे ऐसे प्रश्न? फालतू के मैसेज करवा रहा है यार। लैंग्वेज तक तो नहीं मिलती। औपचारिक प्रचालन, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक प्रचालन, संवेदी प्रेरक स्थिति, साइक्लिक स्टेज, चक्रीय चरण कहीं भी नहीं आता है जीन पियाजे में, तो सी ऑप्शन गलत है। कहां कहां से बैठा देते हैं बस। एग्जाम में पेपर बनाए बिन तो मेरे आंसर आगो। कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है, उसे मानसिक संरचना, मानसिक संरचना क्या कहलाती है? मैंने पहले ही बोला था, सूचनाओं को संसाधित करना यानी मैं कोई भी चीज के ऊपर सोच रहा हूं, समस्या मेरे सामने आ गई। जब अपन चिंतन के सोपान पढ़ते हैं ना तो अपने आप उत्तर सही हो जाता है। चिंतन के जो सोपान पढ़ते हैं तो अपने आप उत्तर सही हो जाता है। चिंतन के सोपान में सेम लैंग्वेज है, सूचनाओं को संसाधित करना, ठीक है, प्रोसेसिंग करना, तो वो हमेशा क्या होगा, विचारण, थिंकिंग होता है। क्या होता है? थिंकिंग होता है, याद रखना। तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक क्रिया है। देखो संकल्पना में तो क्या होता है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बन जाता है। कल्पना, मानसिक कल्पना में कभी भी सूचना संसाधित नहीं होगी, कल्पना में कभी भी, ठीक है। अधिगम जो है वो परिणाम है, याद रखना, वो संसाधित नहीं होता, तो परिणाम बन जाता है। तो विचारण थिंकिंग होगा। क्या होगा? थिंकिंग होगा, याद रखना। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, MA/CA गुणा 100, MA/CA गुणा 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक क्रोनिकल एज गुणा 100। आत्मीकरण क्या है? आत्मीकरण, एसिमिलेशन। कुछ पर्सन बहुत इजी हैं, कुछ हार्ड है। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन क्या होता है? कई बार करवाया था मैंने। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत, जो पहले से आप ज्ञान जानते हो उसी का प्रयोग, जो पहले से आप जानते हो उसी का प्रयोग नई आने वाली समस्याओं के समाधान में या बाह्य जगत को समझने में करना, ये हमेशा क्या होती है? ये होता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण। और जब एकोमोडेशन होता है उसमें क्या होता है? पूर्व स्कीमा में चेंज करते हुए नवीन स्कीमा डेवलप करना। और संतुलिकरण होता है इक्विलिब्रेशन, दोनों में साम्य स्थापित करना। ओके। अरे कुछ लोग बैठाए जाते हैं ना वो अपने अपने ऐड करने के लिए, प्रश्न तो आए जहां से आए। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। क्या है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ए, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ने में कठिनाई, डिफिकल्टी रीडिंग, डिसलेक्सिया।
व्यक्ति को चित्रों की, अब देखो आप कहोगे कि सर प्रश्न ये होते हैं, प्रश्न व्यक्ति के चित्रों की श्रृंखला दिखाई जाती है। सेम लैंग्वेज अपनी किताब में मैंने लास्ट में विशिष्ट तथ्य में डाल रखी है, टीएटी परीक्षण के नीचे जहां टीएटी परीक्षण खत्म हो रहा है ना, वहां देखना सेम लैंग्वेज डाल रखी है कि बच्चे को हम विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाते हैं और उसके आधार बच्चा मापन करता है। सेम लैंग्वेज है। अब ये होते हैं प्रश्न आने, ये होते हैं किताबों से प्रश्न आने। उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, ये होता है टीएटी परीक्षण, कथानक संपर्त्य परीक्षण, कथानक संपर्त्य परीक्षण। कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? अच्छा प्रश्न है। व्यक्तित्व आकलन करने के लिए व्यक्तिगत, ठीक है ना, व्यक्तिगत विधि कौन सी नहीं है? केस स्टडी व्यक्तिगत है, ये जबकि मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ में आती है। व्यक्तित्व में व्यक्ति इतिहास है, किताब में लिखा हुआ है। वस्तु सूची इन्वेंट्री, जांच सूची वस्तुनिष्ठ में है, नहीं व्यक्तिगत में। हाँ वस्तु सूची इसमें आएगा, इन्वेंट्री हाँ ठीक है, जांच सूची। साक्षात्कार ये भी आत्मनिष्ठ में है, व्यक्तिनिष्ठ में है। निर्धारित रेटिंग स्केल, मैंने 5 विधियां किताब में डाल रखी हैं, समाजमिति, निरीक्षण, रेटिंग स्केल, निर्धारित मापनी और परिस्थिति परीक्षण और शारीरिक परीक्षण, ये विधियां वस्तुनिष्ठ में है और उनमें से एक नाम दे रखा है इसमें, रेटिंग स्केल, निर्धारित मापनी। तो आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। ये होते हैं प्रश्न आना। कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? मुकेश जी वो किताब है मेरी वाली, समग्र मनोविज्ञान देना एक बार, उधर पढ़िए वो। आप कहते हो गुरुजी ये प्रश्न समझ में नहीं आया, आप कहते हो ना प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न आना ये होता है, ऐसे प्रश्न दे दो, एक कोई भी किताब दे दो, दोनों पढ़िए समग्र मनोविज्ञान। इस प्रश्न किताब में देखना 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, नहीं करना चाहिए मुझे। प्रतिभाशाली क्या बता रहे थे ना, प्रतिभाशाली का भी सेम लिखा हुआ, परीक्षण परीक्षण प्रतिभाशाली बच्चों के एजुकेशन में क्या होना चाहिए पूरा लिखा हुआ है। फिर देखना मंदबुद्धि बालक, पूरा लिख रखा है, किताब से मिलान कर देता हूं। साधारण मानसिक मन दुर्बलता, माइल्ड मेंटल, ठीक है ना, माइल्ड मेंटल रिड्रेशन, ठीक है, ये आ गया पहला साधारण वाला, जिनकी बुद्धि लब्धि 50 52 से 60 67 होती है। फिर दूसरा है मॉडरेट मेंटल, अल्प मानसिक मंद, इंग्लिश अनुवाद भी लिख रखा है, मॉडरेट अल्प मध्यम जिसको बोला गया, ठीक है, 36 से 51। फिर तीसरा लिखा हुआ है गंभीर मानसिक, सेवियर मेंटल, गंभीर सेवियर रिडक्शन। और चौथा होता है अति गंभीर या गहन मानसिक दुर्बलता, परिफाउंड, गहन होती है, यानी ये तीव्र जो होती है वो गलत है, एक्यूट नहीं होती है, डी गलत है, याद रखना। ये तीनों होते हैं, ठीक है। माइल्ड हल्की जिसको साधारण बोला गया है, क्या बोला गया? साधारण बोला गया है, ठीक है ना। गंभीर ये डी ऑप्शन गलत है। क्या है? डी ऑप्शन गलत है। ए सीरीज है भाई, ए सीरीज देखो एकदम एज इट इज लैंग्वेज, जबकि इसकी लैंग्वेज के समझ नहीं पाएंगे, किताब जिसने पढ़ी है वो करके आएगा उत्तर। ये साहब दोनों 24 तारीख वाले पेपर हैं, मेरे कोडिंग करवाए हैं, आरबीसी बोर्ड क्या मानता है वही चीज है, वो उनकी मर्जी है, बाकी मैंने अपने कोडिंग बता दिया है, ये मेरा एनालिसिस है, हो भी सकता है सही हो एकदम, कुछ पर्सन हो सकते हैं कि आरबीसी बोर्ड अलग मान ले, बट जो मैंने समझा है जाना है वो मैंने बता दी है। तो आप सब लोगों को अब इन चीजों पे ध्यान ना देकर केवल अब आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ बता रहा है, हजारों यूट्यूब चैनल हैं, हजारों टेलीग्राम चैनल हैं, इन सब से अपने आप को अवॉइड करके अपने आप को सीमित कर लो। और सीमित यही है, मैं ग्रेड 3 करूं, ग्रेड 2 करूं या ग्रेड 1 करूं, जो भी करूं उसकी सिलेक्टिव अच्छी किताबें, बढ़िया रेफरेंस किताबें लेकर एनसीईआरटी को उससे कनेक्ट करके देखो। आरपीएससी की एग्जाम का पैटर्न अलग है, ग्रेड 3 का एग्जाम पैटर्न अलग रहेगा, तो थोड़ा सा उस पैटर्न को अपने माइंड में रखना है। ईमानदारी के साथ अपने साथ वक्त दोगे, सही दिशा में चलोगे, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑनलाइन कोर्स की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है, लेकिन सही मार्गनिर्देशन होना चाहिए, वरना साहब लूटते जाओ, तुम्हारी मर्जी है उतना लूटते जाओ। सीधी सी कहानी सफलता की आपसे शुरू होती है, आप पे आके समाप्त हो जाती है। तो तुम्हें करना है, तुम्हारा भाग्य निर्माता तुम खुद हो, बाकी कोई नहीं है। धीर सर केवल मोटिवेट कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, करना आपको है, ठीक है। 190 भी बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, कोई फर्क कौन पड़ा है, आप जितना बन रहे हैं बता मस्त रहो। अब इन चीजों को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हो गया ना उस चीज के लेकर कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए आपके 80 बन रहे हैं और 83 हो गई, आप 2 नंबर से रह गए, ऑप्शन क्या आपके पास? एक ऑप्शन है सुसाइड कर लो, एक ऑप्शन है रो लो, और एक ऑप्शन है कि अपनी इस असफलता को चैलेंज के रूप में लो और इतनी बड़ी सफलता अर्जित करो कि आप वाले साथ वाले बच्चे 3rd ग्रेड की तैयारी करेंगे और थे 1st ग्रेड का माने स्कूल लेक्चर बन के घर आगा। ये तो है जुनून, ये तो है स्टेमिना, ये तो है कॉन्फिडेंस। और रोते रहो वरना कि गुरुजी मेरा रीट को पेपर खराब हो गो, अब मैं क्या करूं, अब कठे जाऊं। कठे जाना की जरूरत को नहीं है, या दुनिया थारा सगड़ा मजा लेगी,
कोई के नहीं चल जाए, कताई जन चल जाए, स थारी बड़ी गरीबी को थारी दरिद्रता को थारी ऐसा स्थिति को आनंद लेंगा, अंदर से सब खुश होते हैं। किसी के सामने मत रोना। बेटर यह है कि अपनी असफलता को चैलेंज के रूप में लेकर, कोई गारंटी नहीं है कि रिट में असफल हुआ बच्चा बड़ा नहीं कर सकता, 100% बड़ा कर सकता है। स्टेमिना तुम्हारी है, पथ खुला है, जीतना चाहोगे तो जीत जाओगे, हारना चाहोगे तो हार जाओगे। पूरी कहानी तुमसे शुरू होती है और तुम पे आके समाप्त होती है। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आगामी एग्जाम्स के लिए। ये रेट का महोत्सव था, ये समाप्त हो गया है। आंसर की आती रहेगी, जब आएगी तब आ जाएगी। बंद कर देना आज को, इसको रेट को बाद, आज के बाद खोलना ही नहीं है, आज के बाद देखना ही नहीं है। बस एनसीईआरटी को उठा लो, अच्छी किताबों को उठा लो। ग्रेड फर्स्ट की रणनीति जारी कर दी है, कल ग्रेड सेकंड की कर दूंगा, मेरे अकॉर्डिंग मेरे विचार ला दूंगा। और ग्रेड थर्ड के ऊपर परसों अपन एक सेशन रख लेंगे, उसमें बता दूंगा। बाकी देखो करना आपको है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ दिशा दे सकता हूँ। ओके सर, ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्या द्वितीय श्रेणी व्याख्याता के लिए कोर्स खरीदें, अवनी एजुकेशन ऐप पे ले सकते हैं आप। सोशल साइंस में बेस्ट यही है कि अवनी की 3-4 किताबें तो हमने निकाल रखी हैं, बाकी एनसीईआरटी पढ़ो। ओमार सीरीज कोड में गोला काला नहीं हो पाया, आरबीसी बोर्ड में एक एप्लीकेशन लिख दो अपना, उसका जिक्र करके। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? 10% चांसेज हैं, होगा, गारंटी नहीं है। गुड इवनिंग सभी को। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिस पेपर का सबसे कम नंबर बन रहे हैं, मान लो कि 23 तारीख के पेपर में, आपके और मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा और मेरे कर देने से हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 23 तारीख के पेपर में, 24 तारीख के पेपर में जिस पारी में सबसे कम नंबर बच्चों के एवरेजली आएंगे, उन बच्चों को थोड़ा फायदा दिया जाता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अब ये बोर्ड करना चाहे तो कर सकता और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है। पीटीआई के बारे में कुछ, पीटीआई के बारे में वही चीजें जो ग्रेड सेकंड है वो सेम पीटीआई है, तो कल ग्रेड सेकंड और पीटीआई का सेम मैं चर्चा कर लूंगा। ग्रेड सेकंड की नई बुक आ चुकी है, देख सकते हैं आप। पीटीआई के बारे में बताओ, अच्छी बुक के ऊपर सेशन करें सर। हाँ, अच्छी बुक के ऊपर सेशन कर लेंगे। अच्छी बुक मैंने बताई है, सबसे बेस्ट किताब होती है हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है। ग्रेड थर्ड का कोर्स जारी कर दिया है, आज कर दिया है। और बताएं, राजस्थान जीके की बुक, राजस्थान जीके की बुक सबसे बढ़िया होती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें आती हैं। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पे वो सबसे बेस्ट है, एक नंबर पे तो वो है। और राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन किताबें जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी, उनको देख लो, उनसे नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट तो वो है। बाकी तो जो कितनी किताबें पढ़ लो, गाइडें खूब हैं, सब गाइडें अपनी बढ़िया हैं। इंग्लिश साइकोलॉजी के बारे में बताएं। इंग्लिश साइकोलॉजी के बारे में एस मंगल की किताब आती है, वो ले सकते हैं आप। रिटमेंस स्ट्रेटेजी परसों मैं शेयर कर लूंगा, डिस्कशन सेशन रख लूंगा, जो आपको बेटर लगे। जो बोलूंगा निष्पक्ष बोलूंगा, याद रखना, ये हमेशा याद रखना। यदि आप मेरे को जानते हैं, हमेशा यही बोला है। मेरे मित्रों की बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ सबसे बेस्ट वो है, उसके बाद आप इसको चुन लें, ये आपकी राय। 84 आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में 90 आ रहे हैं तो बढ़िया है, ठीक है। सीटेट के ऊपर तो यही है, साइकोलॉजी में तो ये पढ़ लें जो मैंने पढ़ा है, बस बहुत है। एनसीईआरटी को बेस मान के पढ़ना है। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? कंफर्मेशन नहीं है। मैनेजमेंट बुक आपके पास मार्केट में जाके देख सकते हैं, एक अवनी की प्रदीप बहुत सारी किताब है, और बाकी आप कंपेयर कर लें, जो बेटर लगे वो ले लें। मैं हार चुकी हूँ, कोई कभी नहीं हारता है, कभी मत कह देना ये बात कि मैं हार चुकी हूँ। लोग मजाक उड़ाएंगे, फायदा उठाएंगे, याद रखना, हमेशा जिंदगी में याद रखना। जब किसी के सामने रोते हुए जाओगे ना, तो वो तुम्हारा हमेशा फायदा उठाएगा, वो कोई भी हो। इसलिए कभी किसी सामने मत बोला करो कि सर हम हार चुके हैं, टूट चुके हैं। हमेशा ये कहो कि याद रखना, जो चीज बनती है ना, वो हमेशा टूटती जरूर है, हर चीज टूटती है। इंसान तो नॉर्मल है, तो ये तो स्वाभाविक चीज है, लेकिन टूटने के बाद खुद को संभालना, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए मत कहा करो कि टूट चुके हैं। देखो, पीडी पाठक की साइकोलॉजी की बुक कवर नहीं करती है कंप्लीट। आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ले सकते हैं, बट सिलेबस का 40% ही कवर करती। डी साइको में 28 आ रहे हैं, बहुत शानदार है। 27-28 साइकोलॉजी में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज के लिए बहुत होगा, कल चर्चा कर लेंगे सेकंड को सेशन को लेकर। आज के लिए धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। आज कारगिल दिवस था,
और हमारे इस देश के लिए इन शहीदों ने बहुत किया है, उन सभी को अपन नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं और उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं। मस्त रहें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। ओके, थैंक यू।